ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है वो सारे के सारे फर्स्ट डिग्री में है। ठीक है, और आपस में मल्टीप्लाई नहीं है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखें यहाँ पर, तो ये हो गया a नॉट y पावर n। y पावर n ये पावर नहीं है, इसको ऐसे लिखो y ब्रैकेट में, मतलब nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y। ऐसे ही a1 y n माइनस वन। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। एन एक्स, ये ए नॉट ए वन ए एन सब ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। ओके, इनटू वाई इज फंक्शन ऑफ सम एक्स। ओके, ठीक है, यहाँ पर आप देखो जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है सबकी डिग्री 1 है ना। तो डिग्री 1 तो हम क्या बोलते हैं, हायर, जो हायर डेरिवेटिव उसी की पावर होती है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि नॉट दैट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज ऑफ द फर्स्ट डिग्री, बिल्कुल, बट एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री इज नॉट टू बी लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसकी डिग्री हमेशा 1 होगी क्योंकि इसकी पावर आप देख सकते हो क्या है, 1 है ना, हायर डेरिवेटिव की। बट इनकी पावर जैसे मान लो 2 कर दूं मैं, या फिर यहाँ पे वाई स्क्वायर कर दूं, तो ये आपका लीनियर नहीं रहा क्योंकि जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स है या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया उन सबकी पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे ये एग्जांपल लूं तो y डबल डैश प्लस वाई डैश का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसकी पावर 3 है, यहाँ पर 2 है। ओके, तो ये लीनियर की कैटेगरी में नहीं है। ओके, तो यदि इसमें से आपसे पूछा जाए कि कौन सा लीनियर है, तो ए नहीं है क्योंकि वाई स्क्वायर है यहाँ पर वाई डैश की पावर 1 वाई की पावर 1, तो ये लीनियर हो गया। ये यहाँ से यदि मैं देखूं तो y का स्क्वायर है तो नहीं होगा। हाँ, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर सकते हैं बट अभी तो नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि y स्क्वायर है। ठीक है, 21 में बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर। ओके, यदि हम इसमें देखें क्या ये लीनियर है क्या, तो बिल्कुल y डैश की पावर क्या है 1, तो लीनियर है ये भी y डबल डैश प्लस y, तो ये भी लीनियर में आ जाएगा क्योंकि डिग्री 1 है इसकी, देख लो। क्या ये भी है क्या, तो बिल्कुल है ये भी। यहाँ यदि मैं देखूं तो y डैश का क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, डिग्री 2 हो गई, तो ये नॉन लीनियर हो गया। समझ गए। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, हमने nth ऑर्डर देखा था, यदि फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर आपका जो होगा ओके, वो इस फॉर्म में होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x, ये x में आएंगे। ठीक है, तो y डैश की पावर 1 y की पावर भी 1, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, IF का यूज करते हैं, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या होता है, e पावर, यहाँ पर जो y का कोफिशिएंट है उसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, देखो ये क्या लिखा है y डैश, और ये क्या लिखा हुआ है p इंटू वाई, ये पावर में पावर बताया था है ना, वो इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी आ गया ये। ओके, अब इसको यदि आप देखो ध्यान से तो ये जो लिखा हुआ है ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, पी डी एक्स इंटू वाई। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, और ये पूरा इंटू में क्यू है ना। ओके, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन यही हो गया, फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पी,
तो ये वाला टर्म बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बाद इसको ऐसा रखा तो y का डिफरेंशिएशन y डैश, तो ये जो लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर बार ऐसा ना करके हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका इंटू वाई इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका ये हो गया, इधर हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई का इंटीग्रेशन। तो आगे से यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि कभी कभी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x में भी हो सकती है। तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ IF इनटू जो राइट साइड में आपका एक्सप्रेशन है, सॉरी ये y नहीं होगा, यहाँ पर q होगा ना, हाँ q, राइट साइड में जो आपका x का टर्म्स है उसको IF के साथ मल्टीप्लाई करके आपको इंटीग्रेट करना है, यही आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यहाँ लिखा हुआ है देख लो आप, और इसमें इसको इंटीग्रेट करोगे तो C तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो जैसे मैं बोलूं कि dt बाई डी एक्स है प्लस कुछ मान लो 1/t बोल दिया, 1/t नहीं 1/x बोल दिया इंटू t इज इक्वल्स टू समथिंग x स्क्वायर। क्या लीनियर है क्या? तो बिल्कुल। t में ये t आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, तो डिग्री 1 है, ऑर्डर भी 1 है, और जितने भी टर्म्स है t की पावर भी 1 है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LDE से आगे हम डिनोट करेंगे इसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, ओके। तो यहाँ पर IF क्या हो जाएगा, IF क्या होता है भाई, E इंटीग्रेशन ऑफ किसका, t का जो कोएफिशिएंट है यही आपका p होता है, समझ रहे हो। तो 1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हम करें तो ln x, तो e पावर ln x नथिंग बट x, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x, इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर x इंटू जो राइट साइड में लिखा होता है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा x³ 3 + c। अब x से आप इधर ले जाओ तो t आपका आ गया x² 3 + c/x या c इंटू x पावर -1। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सिंपल है। अब कुछ इसमें नोट्स है वो देख लेते हैं हम। Note number 1, the factor this on multiplying by which the left hand side of the differential equation becomes the differential coefficient of some function called integrated factor of the differential equation as IF। बिल्कुल जो बताया गया वही है। Sometimes a given differential equation becomes linear if we take y as the independent variable, x is the dependent variable. For example, this can be written as this, which is a linear differential equation. समझ में आया? जैसे मैं यहाँ पर देखूं इसको जिस फॉर्म में दे रखा है x + y + 1 इंटू वाई डैश या dy by dx इज इक्वल टू y² + 3, यदि ऐसा दे रखा है तो यदि मैं इसको देखूं dy by dx यदि देखूं तो ये आ जाएगा y² + 3 x + y + 1। अब हमने जितने ही मेथड पढ़े ध्यान से समझना, देखो देखो कभी कभी क्या होता है सीधा नहीं दिखता, जो चीजें होती है कभी कभी ऐसा होता है ना भाई, जो होना चाहिए वो होता नहीं है, दिखता नहीं है। तो हमने जितने ही फॉर्म पढ़े क्या उसमें कोई एप्लीकेबल हो गया? होमोजीनियस भी नहीं है, वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है, x + by + c अपॉन में समथिंग x प्लस उसी फॉर्म में दे रखा है तो वो भी नहीं बन रहा है ना। लीनियर डिफरेंशियल तो है ही नहीं, यहाँ से देखने से लग ही नहीं रहा है ना। तो भाई फिर हमने क्या किया, इसको रिवर्स किया। रिवर्स करने का मतलब ये है कि रेसिप्रोकल लिया, तो ये हो जाएगा x + y + 1 अपॉन में y² + 3 y² + 3 बिल्कुल ठीक है। अब हमने क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या बनाया था, किसके लिए काम कर रहे थे हम, y के लिए। यदि मैं डिपेंडेंट वेरिएबल x लूं तो यहाँ भी x है, तो आप तो इतना समझो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो गया यहाँ पे लीनियर में कोई भी, मतलब जिसको भी आप मान रहे हो d, मान लो dz/dx हो गया, तो न्यूमरेटर में z एक बार हुआ और बाकी पूरा x का फंक्शन हुआ तो z में लीनियर डिफरेंशियल होगी। तो न्यूमरेटर में आपको देखना है बस। एक ये भी आप ऐसे भी सोच सकते हो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस वेरिएबल में है,
क्यों ऐसे करने से क्या होगा कि dx बाई dy, ये वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर के साथ में राइट साइड लेफ्ट साइड में लाऊं तो x अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 3। इसको आप देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो dx बाई dy आपका माइनस के साथ 1 बाय वाई स्क्वायर प्लस 3p बन जाएगा इंटू एक्स, और ये बन जाएगा आपका q। तो आप इसको देख सकते हो dx बाई dy plus px is equals to q, where p and q are function of y, not x, because x is our dependent variable, right? तो ऐसे भी काम करेगा ये। ओके यदि इसको सॉल्व करना है भाई, तो देखो यहाँ पर दे रखा है 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ई पावर tan इनवर्स y dy बाय dx। यदि मैं देखूं इसको dy बाय dx को यदि मैं लिखूं, समझना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में ई पावर tan इनवर्स y माइनस एक्स, क्योंकि माइनस साइन आएगा। हाँ, अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वाई स्क्वायर ऊपर दे रखा है, नीचे भी वाई का टर्म है। बट इसका यदि रेसिप्रोकल लूं में, तो मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि लीनियर में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1, समझना। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल यदि मैं x लूं तो न्यूमरेटर में आपको x की पावर 1 दिख रहा है क्या, और बाकी जगह y का फंक्शन। अभी मैंने ऊपर जैसे बताया, तो dx बाय dy आप इसको लेफ्ट साइड लेके आ जाओ तो x अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू, इधर जाएगा ये, तो e tan इनवर्स y अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1। अब x में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका IF हो जाएगा e पावर 1 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो tan इनवर्स y। तो इसका सॉल्यूशन आ गया x इंटू IF इंटीग्रेशन ऑफ IF इंटू ये आपका x y का एक्सप्रेशन e इंटू टेन इनवर्स y अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1 dy। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? y। इसको इंटीग्रेट करना आसान है। कैसे? e पावर टेन इनवर्स y को यदि मैं t लूं, तो ये आपका dt लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, तो x इंटू ई टेन इनवर्स y। इसको मैंने t लिया तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ ओके एक मिनट है, ये इसका डिफरेंशिएशन ये जो है पूरा dt होगा, नॉट दिस ओनली। e पावर टेन इनवर्स y को यदि आपने t लिया तो e पावर टेन इनवर्स y उसका डिफरेंशिएशन जो होगा एक तो वही होगा, और उसके बाद टेन इनवर्स y का डिफरेंशिएशन, तो वो हो गया पूरा का पूरा dt, दैट इज t प्लस सी। t की क्या था? e पावर टेन इनवर्स y। सॉल्यूशन आ गया x इंटू टेन इनवर्स y इज इक्वल टू e टेन इनवर्स y प्लस सी। तो सॉल्यूशन हो गया x 1 प्लस c टेन इनवर्स e पावर माइनस टेन इनवर्स y। क्लियर है? ओके 1 मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है इसने। यहाँ पर जो किया है इसने सॉल्यूशन में, tan इनवर्स y को यदि t लिया है ना, ये तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, दिस शुड बी dt। मतलब tan इनवर्स y को आपने यदि t लिया तो अच्छा ये पूरा dt। ओके तो हमने गलत किया था। क्या गलत किया था? देखो हमने गलत किया था, ये पूरा dt बन रहा, पर ये तो t था ना, तो t इंटू डी टी होगा, तो इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 प्लस c होगा। तो आंसर ये नहीं आएगा। आप t की जगह e पावर टेन इनवर्स y रख दो, ठीक है। Okay, next is the solution of the differential equation, this equation. Okay, क्या ये लीनियर है क्या? तो बिल्कुल लीनियर दिख रहा है भाई। देखो सीधा क्या है, सीधा आपको लीनियर के फॉर्म में जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसे तो नहीं लिखा आएगा ऑब्वियस है, पर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड करूं दोनों साइड, तो ये आपका बन गया ये, ठीक है। क्या लीनियर है क्या? तो ये आपका
डिपेंडेंट वेरिएबल, उसके साथ इसका पावर 1 है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y इंटू आई एफ। इसको यदि मैं इंटीग्रेट करूँ x के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लू, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है dt, सीधा सीधा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो e पावर ln एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इधर हो जाएगा आई एफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू दिस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो y एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक कैंसिल हो गया, बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो y एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं 1/2a ln x माइनस a x प्लस 1 प्लस c। 1 बाय क्वाड्रेटिक क्या हमें याद है इंटीग्रेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसा चलेगा ये सब। ओके, अब ये जो डू योर सेल्फ है कर लेना। अब कभी कभी क्या होगा कि सीधा लीनियर में नहीं है, तो उसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे ये इक्वेशन, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे उस पर भी हम आएंगे। तो इसी टाइप के इक्वेशंस को हम बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन में क्या होता है कि आप जो इक्वेशन दे रखी है उसको हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे ये दे रखा है कि आपका y डैश इज इक्वल्स टू पी वाई क्यू वाई पावर n। अब यहाँ पर y पावर n नहीं होता और p और q x के फंक्शन है, ठीक है। y पावर n मान लो 1 हो जाता, ये होता ही नहीं, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। बट यहाँ भी y हो गया, यहाँ भी y हो गया, तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, y पावर n से पूरा डिवाइड किया, कर दिया, ये हो जाएगा dy बाई dx। इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में y पावर n माइनस 1 इंटू p इज इक्वल टू q, ठीक है। अब अब मैं इसको यदि t लूं, किसको, y पावर n माइनस 1, 1 अपॉन वाई पावर, इसको मैंने t लिया, या ऐसे बोले y पावर माइनस n प्लस 1, एक ही बात है रेसिप्रोकल में। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, समझना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस n, ये बाहर आएगा, पावर एक कम होगी तो माइनस n, उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और ये हो जाएगा dt बाई dx। तो आप देखो ये जो लिखा हुआ है वो dt बाई dx में चेंज हो रहा है क्या आपका, तो ये पूरा का पूरा dt बाई dx और साथ में कुछ, ये तो कांस्टेंट है आएगा, है ना। ये t लिया आपने, तो p इंटू टी इज इक्वल टू q। तो अब t डिपेंडेंट वेरिएबल है देखो, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। तो कुछ सब्स्टिट्यूशन की मदद से हम इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया। अब जैसे ये इक्वेशन है तो एग्जैक्टली जैसे ऊपर बताया है, जो हायर पावर है आप तो उसको डिवाइड कर दो y पावर n से, सीधा सीधा। अब ये इक्वेशन जो है इसकी बात करें हम, तो y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो मैंने क्या किया, y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो dy बाई डी एक्स 1 बाय वाई स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय वाई टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। अब माइनस 1 बाय वाई ले लो, या प्लस के साथ माइनस 1 बाय वाई को मैं यदि t ले लूं, तो इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका पूरा डी टी बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये हो गया टेन एक्स इंटू टी इज इक्वल टू सेक एक्स। अब ये आपका लीनियर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल यदि टी है तो लीनियर है आपकी इक्वेशन, ओके। तो आप सॉल्यूशन देख सकते हो। नाउ ट्रेजेक्टरीज, okay. A curve which cuts every member of a given family of curves according to a given law is called the trajectory of the given family, okay. The trajectory will be called orthogonal if each trajectory cuts every member of given family at right angle. Working rule for finding orthogonal trajectory. Orthogonal trajectory निकालना बड़ा ही आसान है, समझना। ऑर्थोगोनल
आप समझते हो तो दो कर्व यदि ऑर्थोगोनल है तो उस समय हम क्या करते थे भाई कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे, उनके बीच का जितने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पर कितने एंगल पे मीट करना चाहिए, 90 डिग्री पर। ठीक है, तो उसी टाइप से ये भी है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब ये हुआ कि ये कोई कर्व है मान लो, ठीक है, तो एक कर्व उसको हमेशा 90 डिग्री पे कट करना चाहिए। 90 डिग्री कट करने का मतलब उससे टेंजेंट का स्लोप 90 डिग्री होना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं, बड़ा ही सिंपल है, समझना। फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स राइट दिस, जैसे dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है, ये किसी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप हो गया, समझना, ध्यान से समझना। ये दो कर्व ले लिए, इस कर्व पे मैंने पॉइंट लिया x, y, तो उस पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स, नो डाउट। और इस कर्व पे यदि हम बात करें, जो दूसरा कर्व है उस पर जो टेंजेंट है, क्या इसका स्लोप बता सकते हो क्या, तो बिल्कुल बता सकते हैं इसी के टर्म्स में। पॉइंट तो सेम रहेगा x, y, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि m1 m2 -1 होगा, तो -1 dy बाई डी एक्स। तो ये कर्व आपका दे रखा है, यदि ये कर्व निकालना है तो जहां dy बाई डी एक्स लिखा है आप उसको बस ये लिख दो, फिर सॉल्व कर दो, आपका काम हो जाएगा। समझ में आ गया। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन यदि पोलर फॉर्म में है तो इसको हम पोलर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है सॉल्व द न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट द इक्वेशन ऑफ द, बस आपने ये चेंज किया है इसको, अब ऐसा करने के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसको सॉल्व करो, तो वो आपका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी। अब फैमिली ऑफ कर्व्स इज सेल्फ ऑर्थोगोनल इफ इट इज इट्स ऑन ऑर्थोगोनल फैमिली, बिल्कुल। कभी कभी क्या होगा, रखने पे सेम बन जाएगा। जैसे ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the family of parabolas this is the orthogonal trajectory of the family of the ellipse this, ठीक है। k की वैल्यू निकालना, सच द फैमिली ऑफ पैराबोलास दिस इज द ऑर्थोगोनल, तो इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आपसे बोला गया है कि ये है, समझना। तो हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे निकालते हैं, जैसे इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी, सबसे पहले तो मैंने डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया 2x प्लस 4y y डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, नो डाउट, ठीक है। अब इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना, तो अभी आपको बताया गया कि जहां भी y डैश लिखा हो उसको क्या लिखेंगे, -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, या फिर ऐसे बोलो कि y डैश टेंजेंट का स्लोप है तो दूसरे टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, -1 बाई वाई डैश, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा, ऑर्थोगोनल है तो ये हो जाएगा माइनस वाई डैश की जगह -1 बाई वाई डैश। अब इसको मैं यदि थोड़ा इधर उधर ले जाके सही से लिखूं, तो ये हो जाएगा 2x वाई डैश -4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। अब इसने क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द फैमिली ऑफ पैराबोलास दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी टू द फैमिली ऑफ एलिप्स। समझ पा रहे हो ये चीज। तो इसको फिर क्या करेंगे हम, देखो, तो 2x dy बाई डी एक्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू 4y -1। इस अब ये क्या है, वेरिएबल सेपरेबल, तो dy बाई 4y -1 dx बाय x इधर आ गया 2, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, 2/4 कॉमन निकाल लिया, तो ln y -1/4 ln x प्लस c, ये 4 उधर गया, तो ln 4 नहीं जाएगा, 1/2 जाएगा, y -1/4, तो 2 ln x प्लस c, तो y -1/4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e पावर ln x स्क्वायर प्लस समथिंग c, ये 2 मल्टीप्लाई किया तो 2c भी एक नया c हुआ, तो इसको लिख सकता हूँ y -1/4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग कॉन्स्टेंट c, क्योंकि e पावर c को हम एक नया कॉन्स्टेंट कुछ c या फिर कुछ अल्फा मान लो, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इसको यदि मैं इससे कंपेयर करूं, तो ये जो c है आर्बिट्री कांस्टेंट वो अल्फा हो गया, और जो प्लस में है ये इधर जाएगा तो 1/4 हो गया। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश है तो वहां क्या लिखना है, -1 बाई वाई डैश, बस ये काम करना है, ओके। तो उसका आंसर हो गया 1/4।
प्रूव दैट दिस आर ऑल सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, आपने निकाल ली। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालोगे, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक, तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन किस ऑर्डर की होगी, किस डिग्री की ऑर्डर की होगी, वन ऑर्डर की। तो उसको डिफरेंशिएट किया, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, तो नहीं आई, क्योंकि आपको लेमडा भी हटाना होता है। ठीक है, तो लेमडा आपने हटाया तो ये आ गया। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना। तो पूरी की पूरी इक्वेशन जो बनेगी आपकी वो बन जाएगी ये, ए और बी तो कांस्टेंट है, फिक्स कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स, उसकी जगह आप क्या रखोगे, -1/dy/dx। तो आपने रखा उसको, क्या सेम बन रही है क्या, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसमें। तो उसका खुद, क्योंकि क्या होता है समझना, क्या एक ही इक्वेशन आपके दो कर्व बता सकती है क्या, तो बिल्कुल बता सकती है। तो आप मान लो ये वाले पार्ट के लिए आप ऑर्थोगोनल कर्व निकाल रहे हो तो ये आ जाएगा, इसके लिए निकालोगे तो ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब सेल्फ ऑर्थोगोनल ट्रांजिट का मतलब यही हुआ कि वही उसी में आपका वो वाला कर्व भी छुपा है जो कुछ पार्ट को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। सिंपल कंसेप्ट है। नोट, फॉलोइंग एग्जैक्ट डिफरेंसेस मस्ट बी रिमेंबर्ड। ओके, हाँ, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल्स ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है, आपको याद रखने का तरीका भी आपको बताते जाऊंगा। एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, आप इसको समझो, ये सीधा सीधा एक्स वाई का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि इसमें हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो एक्स डी वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। ठीक है, यदि माइनस है तो इधर किसका डिफरेंशिएशन होगा, वो डिवीजन का होगा। तो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो वाई बाई एक्स का हो गया। अब मान लो यहाँ वाई स्क्वायर होता, तो वाई स्क्वायर कब होता, जब एक्स वाई वाई होता, तो वही हो गया। ठीक है, ये तीनों तो मुझे लग रहा है कि याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये किसका डिफरेंशिएशन है, एक्स वाई का। ठीक है, नीचे भी एक्स वाई लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे देखो कि डी एक्स वाई है अपॉन में एक्स वाई है, तो एक्स वाई को यदि मैं टी लूँ तो डी टी वाई डी टी लिखा हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन टी। तो एल एन टी का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो ऊपर सम में है और नीचे भी कुछ लाना है तो एल एन लगा लो। ठीक है, डी एक्स प्लस डी वाई है, तो ये, और नीचे एक्स प्लस वाई है, तो एल एन एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये आदमी नहीं रखोगे तो थोड़ा दिमाग लगा के हम ये याद, ये आ जाएगा आपकी समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे माइनस है, अच्छा यहाँ एक्स डी एक्स होता तो वो तो कहानी अलग ही होती, वो हम आगे भी देखेंगे, आएगा जैसे कहीं ना कहीं होगा एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एल एन वाई वाई एक्स यदि करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एल एन वाई वाई एक्स का डिफरेंशिएशन वाई वाई एक्स, तो वो एक एक्स कैंसिल होके ये एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे अब एल एन वाई वाई एक्स और एल एन एक्स वाई वाई का अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी में से यदि माइनस कॉमन ले लूँ तो आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग दे रखे हैं पर आप आसानी से इसको एक जैसे याद रख सकते हो। अब देखो, यदि माइनस है यहाँ पर, मतलब x के साथ y है, y के साथ x है, तो ये तो कंफर्म है कि एक्स वाई वाई होगा या फिर y वाई x होगा, ये बात समझ में आ गई। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए आपको, यदि सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर चाहिए तो हम टेन टेन इनवर्स में सोच सकते हैं कि टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा पहले तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, फिर वाई बाई एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे आप। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में यदि ये है और ऊपर डिफरेंस है तो टेन इनवर्स में सोचेंगे। और यहाँ पे सम आ गया, सम आ गया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, यदि इस टाइप का है तो हमें यही सोचना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कहीं ना कहीं होना चाहिए, तब इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। और नीचे भी एक्स स्क्वायर प्लस, तो एल एन लगा दो, तो इसमें डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसका डिफरेंशिएशन 2x डी एक्स 2y dy। एक 2 का फंडा, 2 का दिक्कत है तो 2 से डिवाइड कर दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट में यदि सम है तो, अच्छा सम है तो प्रोडक्ट में चीजें होंगी, माइनस है तो डिवीजन में होगी। अब डिनोमिनेटर आपको बताएगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपके एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 28 हो गया, इसको यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व दिस, देखो भाई सीधा देखने से तो ये लगता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, पर आप तो ये सोचो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, नहीं है, नहीं है वो।
दूसरा होमोजीनियस भी नहीं है, एक्स प्लस बी वाई के टर्म में क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आ गया है तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो फिर अब हमारे पास एक और तरीका आ गया एग्जैक्ट डेरिवेटिव का। ठीक है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव में सोचेंगे। यहाँ क्या किया, ये लिखा हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया सबको, सब कुछ कहानी को, ये y के साथ x ले गए, y dx, y dx है ना। अच्छा नीचे cos स्क्वायर एक्स वाई दो जगह है, तो cos स्क्वायर एक्स वाई के टर्म्स एक साथ ले लिए, मतलब y dx ये ले लिया और x dy ये ले लिया। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ सम है तो इनका डिफरेंशिएशन करूँ एक्स वाई का, तो ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर यदि मैं देखूँ तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स, और इधर हो जाएगा साइन वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स वाई लिखा हुआ, ये हमें पता है किसका डिफरेंशिएशन है, ये किसका लिखा हुआ है, एक्स वाई का। क्या बात समझ में आ रही है, ये है कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस साइन वाई डी वाई। अब मैं इंटीग्रेट करूं तो एक्स वाई को मुझे टी लेना पड़ेगा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी इज नथिंग बट से 1 बाय कॉस स्क्वायर टी इज नथिंग बट सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t, t इज नथिंग बट एक्स वाई, एक्स वाई को मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, ये टी हो गया तो सेक स्क्वायर टी बन गया, साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन भाई माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साइन वाई का इंटीग्रेशन हम करें तो माइनस कॉस वाई, ये और प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया क्या बोलो। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेरिवेटिव काम करे। नेक्स्ट है मिक्सिंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एप्लीकेशन पार्ट है वो हम देखें। ठीक है, क्या है इसमें, केमिकल कुछ फिल किया गया है एक कंटेनर में, ठीक है, और कुछ रेट से वो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो अमाउंट है, जो इसका कंसंट्रेशन है, वो किस रेट से कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, उसके बारे में बात करना ही ये है सब, है ना। उसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे पहले, तो इस एक बार ये जो लिखा है इसको पढ़ लेते हैं। केमिकल इन अ लिक्विड सॉल्यूशन विद गिवन कंसंट्रेशन सी, क्या लिखा हुआ है, सी आई एन, ओके, कंसंट्रेशन इन, ओके, ग्राम पर लीटर। अच्छा, मैथ्स में जहां तक होता है, केमिस्ट्री में आप तो बहुत कुछ पढ़ते हो इन सब बारे में, पर मैथ्स में, अच्छा ये सब चीजें आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा केमिस्ट्री में भी सीखे होंगे, पर मैथ्स में आपको बता दे रहा हूं मैं, जो यूनिट है इस पे काफी फोकस करना, इससे आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ, जो यूनिट है उसका बड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आर dispersed in a gas runs into a container with a rate this liter per minute, AI, ये उसकी रेट है। ठीक है, holding the liquid or the gas with possibly a specified amount of the chemical dissolved as well, the mixture is kept uniform by stream and flows out of the container at a known rate A out, in हो रहा है A in से और out हो रहा है A out से। In this process it is of important to know the concentration of the chemical in the container at any given time। कुछ भाई इनकमिंग है, कुछ आउटगोइंग है, तो जो कंटेनर में कंसंट्रेशन क्या है उसके बारे में बात, किसी गिवन टाइम पे क्या कंसंट्रेशन है, ये सब निकालेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला दिस, रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट ऑफ कंटेनर, अमाउंट इन कंटेनर, समझना, रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट इन कंटेनर, यहाँ पर जो अमाउंट है उसमें जो रेट होगा, कुछ आ रहा है कुछ जा रहा है। ठीक है, तो रेट एट विच केमिकल अराइव्स, ठीक है, जो इनकमिंग रेट है माइनस जो आउटगोइंग रेट है,
तो उसका ये डिफरेंस ले लिया तो क्या हो जाएगा, अमाउंट इन कंटेनर। ठीक, कोई भाई रॉकेट साइंस नहीं है ना, सिंपल है। ठीक है, और अराइवल रेट हो जाएगा कंसंट्रेशन इन, हाँ ओके। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करेंगे, इसको पूरा स्क्रीन पे रहने देते हैं। ठीक है, तो भाई जो अराइवल रेट है, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, कंसंट्रेशन की। जैसे मैंने आपसे बोला था कि भाई यूनिट का ध्यान रखना, तो जो इनकमिंग है, गिवन कंसंट्रेशन है CIN ग्राम पर लीटर। ठीक है, इसको समझो, ग्राम पर लीटर। हम तो भाई मैथ्स में जहां तक मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट से जाना, ठीक है। और जो रेट है वो है AIN, लीटर पर मिनट। यदि हम कंसंट्रेशन की बात करें कि भाई कितना ग्राम किस रेट से जा रहा है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो लीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ग्राम पर मिनट। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो CIN इंटू AIN, ये कंसंट्रेशन था उसका, इंटू जो रेट है, तो ये आ जाएगा ग्राम पर मिनट। तो इस रेट से आपका केमिकल इसमें इस कंटेनर में अराइव हो रहा है। अब इसी को माइनस कर दूं कि जिस रेट से आपका जो केमिकल है वो डिस्चार्ज हो रहा है या डिपार्ट्स हो रहा है, तो आपको जो केमिकल है उसका रेट ऑफ चेंज पता चल जाएगा। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकमिंग माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटगोइंग, तो आपको क्या बच जाए, क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट इन कंटेनर। बहुत सिंपल। ठीक है, तो अराइवल जो रेट होगा वो तो आपका सिंपली होगा CIN इंटू AIN, बट आउट गोइंग में थोड़ा दिक्कत आएगा। तो इस कंटेनर में जो इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है आपको V0, समझना, हमने क्या किया कि जो मास में चेंजेस आ रहा है, एम आपका डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द टैंक एट अ टाइम टी टाइम पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द टैंक। ठीक है, या उससे हम एम इसलिए यूज किया, आप उसको समझ लो मास, किसकी बात कर रहे हैं हम, मास की। ठीक है, तो हमें जो निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज हो तो हमें क्या निकालना है, डीएम बाय, मतलब टी के रिस्पेक्ट में आपका जो मास क्या चेंज हो रहा है, या ऐसे समझो कि ग्राम, कितना ग्राम चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो डीएम बाई डी टी यदि आपको निकालना, समझना, तो किस रेट से ये इनकमिंग है, तो जो कंसंट्रेशन दे रखी थी वो तो CIN दे रखी थी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया उसके रेट से, किस रेट से आ रहा था वो, AIN लीटर पर मिनट, तो ये हो गया ग्राम पर मिनट। इसको माइनस करना है किससे, रेट ऑफ चेंज ऑफ केमिकल डिपार्ट्स या आउटफ्लो रेट से। ओके, तो इसके लिए समझना, आपको यहाँ पर रेट तो दे रखा है कि किस रेट से ये बाहर निकल रहा है, वो दे रखा है A आउट, ध्यान से समझिएगा, A आउट। ठीक है, अब किसी गिवन इंस्टेंस पे उसका मास हमने मान लिया, क्या माना था, M, उसी का रेट ऑफ चेंज निकालना है भाई। किसी टाइम t पर इसमें जो मास अवेलेबल है वो क्या है, M, वो क्या अवेलेबल है, M, उसी की तो हम बात कर रहे हैं, तो वो M हो गया। पर आप इसको समझो कि ये जो रेट है वो क्या दे रखी है, लीटर पर मिनट में, लीटर पर मिनट में, तो हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके कंसंट्रेशन से, दैट इज ग्राम पर लीटर से। तो मास तो आपका ग्राम में हो गया, लीटर बोले तो वॉल्यूम, मतलब टोटल इसका कंसंट्रेशन। भाई जिनको अच्छे समझ में आता है, कंसंट्रेशन वगैरह का आइडिया है, वो तो डायरेक्ट समझ सकते हैं कि भाई मास हो गया, अब क्या करना है, टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करना है। वॉल्यूम कब, किसी टाइम टी पर जो वॉल्यूम होगा, टाइम टी पर जो वॉल्यूम होगा कंटेनर का, वो हमें निकालना है। तो उसके कंसंट्रेट उसके मास से हम डिवाइड कर देंगे। तो वॉल्यूम जो होगा किसी टाइम टी पर, आपका इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, क्या दे रखा है, V0, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए।
बात समझ में आ गई? इसको ऐसे समझो कि भाई ये कंटेनर इतना भरा हुआ है, कितना भर दिया, वी नॉट। अब कुछ रेट से कुछ इनकमिंग है ए आई एन और आउटगोइंग है ए आउट। इस रेट से कुछ आपका लिक्विड आ रहा है और इस रेट से बाहर जा रहा है लिक्विड या गैस जो भी है, ठीक है। तो इसका आप यहाँ फिर से आप जा सकते हो उसके यूनिट पे, लीटर पर मिनट है। यदि इसको मैं टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा आपका उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इनकमिंग वॉल्यूम माइनस आउटगोइंग वॉल्यूम कर दूं तो जो इससे क्या होगा, इनकमिंग माइनस आउटगोइंग वॉल्यूम से, कि इसमें जो वॉल्यूम आपका बच रहा है या फिर घट रहा है, कुछ भी हो सकता है। भाई कंटेनर में आपको इतना भरा हुआ है, तो मान लो इनकमिंग ज्यादा है तो वो बढ़ेगा कंपेयर टू आउटगोइंग, और आउटगोइंग ज्यादा है कंपेयर टू इनकमिंग तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है कि इसमें इनकमिंग जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ए आई एन इंटू टाइम माइनस आउटगोइंग इनटू टाइम। यदि हम कर दे तो ये आपका चेंज इन वॉल्यूम हो गया एट एनी टाइम टी। तो आप इसको ध्यान से देखो तो एम में ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, बस हमें यही तो बनाना था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया आपका। तो ये जो मिक्सिंग प्रॉब्लम्स है उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो भाई मैथ्स में आपको फिर से बता दूं, बहुत सिंपल चीजें हैं ये, है ना। आपको सिर्फ यूनिट वाइज जाते हो तो आपका काम बन जाएगा, गारंटी है मेरी। This leads to a first order difference which can be solved by obtain this, okay। वही बात है, linear differential equation आगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है हम कर सकते हैं इसको, टैंक कंटेन्स 20 किलोग्राम ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व्ड इन 5000 लीटर ऑफ वाटर व्हेन दैट कंटेन्स 0.03 kg ऑफ सॉल्ट पर लीटर, ठीक है। Enter the tank at a rate of 25 liter per minute. The solution is kept thoroughly mixed and drains from the tank at the same rate. How much salt remains in the tank after half an hour? Okay, after t is equal to 30 minute पे आपको कंसंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। अब सबसे पहले तो 20 kg ऑफ सॉल्ट, उसका मास दे रखा है 20 kg है, ठीक है। तो हमने ले लिया उसको m, ओके। तो m at t is equals to 0 क्या दे रखा है, 20 kg डिसॉल्व्ड इन 5000 लीटर ऑफ वाटर। तो जो वॉल्यूम दे रखा है कंटेनर का वी नॉट, वो दे रखा है 5000 लीटर, कंटेन्स 0.03 kg ऑफ सॉल्ट, 0.03 kg ऑफ सॉल्ट पर लीटर, बस यूनिट से जाओ। अब वाटर एंटर्स द टैंक एट अ रेट ऑफ 25, किस रेट से एंटर कर रहा है, 25 लीटर पर मिनट। इसने यहाँ पे लीटर को एल लिख के डिनोट किया है, ठीक है, हम भी कर सकते हैं। The solution can mix and from the tank at the same rate and drains from the tank at the same rate. How much, मतलब जो आपका वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, दैट इज 5000, ओके। तो हमें मास में का रेट ऑफ चेंज निकालना है, dm by dt। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। तो इनकमिंग निकाल लेते हैं कि जो चेंज हो रहा है मास में वो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो वो हम निकाल सकते हैं कैसे कि भाई सॉरी, ये तो ऑलरेडी टैंक में अवेलेबल है ना। सॉरी, जो इनकमिंग रेट है इसमें कंसंट्रेशन किस हिसाब से चेंज हो रहा है वो देखना है। तो 0.03 kg पर लीटर से आ रहा है और ये उसका जो रेट है वो 25 लीटर पर मिनट है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका काम हो जाएगा क्या, 0.03 इंटू 25, क्या बचेगा, केजी पर मिनट। यही हमें चाहिए था, कंसंट्रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मास, ठीक है। ये इनकमिंग हो गया, इसको माइनस आउटगोइंग से कर दूं तो आपका रेट ऑफ चेंज इन मास आ जाएगा, ठीक है। तो आउटगोइंग का जो रेट है वो आपको सेम दे रखा है, वो आपको दे रखा है सेम, कहाँ गया वो, हाँ हाँ सेम दे रखा है। क्या दे रखा है वो आपको, 25 लीटर पर मिनट। यहाँ देखा है ना, द
मिक्स एंड ट्रेन्स फ्रॉम द टैंक एट द सेम रेट। ओके, तो जो आउटगोइंग रेट है वो भी आपका 25 लीटर पर मिनट है, इनकमिंग भी 25। तो जो आउटगोइंग रेट है वो ये हो गया, क्या हो गया, लीटर पर मिनट। अब हमें क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, ये लीटर पर मिनट हो गया, ग्राम पर लीटर से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इसका जो गिवन वॉल्यूम उस समय जो मास कंसंट्रे मास है उसका कंटेनर में, वो हमने क्या लिया था, एम। तो एम अपॉन में जो टोटल वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो होगा वो 5000 लीटर ही होगा क्या आपका। क्यों होगा 5000 लीटर, क्योंकि जो इनकमिंग रेट है वो आउटगोइंग रेट बराबर है, इसका मतलब जितना आप पानी इसमें या लिक्विड डाल रहे हो उतना ही बाहर निकल रहे हो, तो जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो आपका रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो आपका जो इक्वेशन बन गई वो आपकी बन गई ये, तो ये हो गया 0.75 माइनस एम अपॉन में 5000 हो गया, तो 25 दूनी 50, 200। ये आपकी सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अब आ गई। ठीक है, और t इक्वल टू 0 पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, 20 ग्राम। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो m कुछ आ गया, कुछ कांस्टेंट बनेंगे आपके, वो कांस्टेंट कैसे निकलेगा, वो कांस्टेंट यहाँ से निकलेगा कि t इक्वल टू 0 पर m जो है वो 20 kg है, तो c आ गया। तो t की जगह 30 मिनट रख दो, क्योंकि पूरा यूनिट आपका मिनट में चल रहा था तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आर में चलता तो हम हाफ आर रखते, ठीक है, मिनट में चल रहा है इसलिए टी की जगह 30 रखो, एम निकालो, आपका आंसर आ गया। सिंपल है। ओके, कोई दिक्कत। तो ये आपके हो गए मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके। अच्छा, ये वाले जो डू योरसेल्फ वाले प्रॉब्लम खुद कर लेना, ओके। ये तो और सिंपल है, ये नाम से मत जाना कि भाई कुछ अलग आ गया, नहीं नहीं नहीं, सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन के यूज है इसमें, और सिंपल है ना। in general this is the value of quantity at time t and rate of change is proportional to its value yt at the time then this। क्या होता है कि भाई जो y है, जैसे हमने ऊपर m लिया था, तो मास जो है आपका टाइम के साथ किस हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, dm by dt। अब इसने क्या बोला है कि टाइम के हिसाब से जो क्वांटिटी है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बात समझ में आ गई। तो y जो हमने लिया, y जो लिया है वो क्या लिया है कि द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी y एट अ टाइम t, किसी टाइम t पर क्वांटिटी क्या है, y है, ठीक है। एंड इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, दैट मींस dy by dt विथ रिस्पेक्ट टू t इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ yt, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y के। तो आप क्या लिखोगे इसको, सिंपली यही dy by dt और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट कुछ के ले लिया, तो ये आ गया। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने में कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल है, या लिनियर भी है, जो भी बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। कुछ समझ में आया ना। तो इसका यदि सॉल्यूशन निकाले तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ओके। तो वो कुछ निकल के आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो यहाँ पे y आपका आ गया कुछ कांस्टेंट e पावर kt, यहाँ से हम देख सकते हैं। नाउ दे समटाइम्स कॉल द लॉ ऑफ नेचुरल ग्रोथ इफ k इज पॉजिटिव, ओके, और लॉ ऑफ नेचुरल डिके इफ k इज नेगेटिव। k पॉजिटिव होगा तो टाइम के हिसाब से आप देख सकते हो क्वांटिटी बढ़ेगी, और k नेगेटिव होगा तो घटेगी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वी कैन राइट कि ये है ना, dp by dt इज इक्वल्स टू kp, वही टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन है ना, और k is the growth rate divided by the population size, it is called the relative growth rate। यहाँ पर टाइम के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ती है तो इसको k पॉजिटिव आएगा, तो ये आपका हो गया ग्रोथ रेट। क्या हो गया, ग्रोथ रेट। बस यही है। आप ये एग्जांपल करो 30 वाला तो और क्लियर हो जाएगा, कुछ इसमें खास नहीं है, ठीक है। इसको खुद से कर सकते हो आप, है ना। टेम्परेचर प्रॉब्लम भी उसी टाइप से है, इसको यदि होगा तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, वरना है ही कुछ नहीं उसमें।
अब कूलिंग कैन बी फॉर्मुलेटेड इज दिस। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा भाई? टी माइनस टी एम। Newton's law of cooling, which is equally applicable to heating, stated that the time rate of change of the temperature of the body is proportional to the temperature difference between the body and the surrounding medium. Let T denote the temperature of the body, okay, and let Tm denote the temperature of the surrounding medium. Then the time rate of change of temperature of the body is dt by dt, क्योंकि T जो है temperature of body है. And Newton's law of cooling can be formulated as this, कि जो टेम्परेचर में चेंज हो रहा है वो हो रहा है कुछ प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट के ले लिया, माइनस क्यों आ रहा है वो आप देख सकते हो कि जो बॉडी का टेम्परेचर टी है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो एम है। बॉडी का यदि टेम्परेचर घटा सराउंडिंग से कम हुआ तो रेट ऑफ चेंज जो होगा वो आपका वो के पे डिपेंड करेगा। हाँ, वेयर के इज पॉजिटिव कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, वंस के इज chosen पॉजिटिव द माइनस साइन इज रिक्वायर्ड इन न्यूटन्स लॉ टू मेक दिस negative in a cooling process. Okay, okay. Then T is greater than Tm and positive then T is less than Tm. वही है, ठीक है। कर लेना है, यदि कुछ डाउट होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आप फिर डाउट आप पूछ सकते हो। ये पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, तो एक काम करते हैं, वो कूलिंग वाले और ज्योमेट्रिकल वाले हम एक क्लास में और देख लेंगे, ओके। और ये फिर जितने भी सॉल्व एग्जांपल है आपको करना है, आई थिंक यहाँ तक है। और ये डू योरसेल्फ वाले भी आपके पास लगभग लगभग 16-17 प्रॉब्लम हो गए, तो आप कर सकते हो इनको, ओके। ओके।